पहले के और आज के हेड एंड नेक रेडिएशन में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का। रेडिएशन थेरापी के बारे में तो ये जो मिथ है उसको आप कैसे दूर करना चाहोगे? काफ़ी एडवांस मशीनें, काफ़ी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी है जिनसे हम रेडिएशन से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर पाए हैं। जो हेड एंड नेक कैंसर के जितने भी नए मरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होंगे जी। उनके लिए आपको क्या कहना है? वो जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट में गाइड करते हैं, कृपया उसी की सलाह फॉलो कीजिए। जीभ के पीछे का हिस्से का कैंसर, टॉन्सिल का कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर और नेजोफेरेंजियल कैंसर, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से ही पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। रेडिएशन थेरापी जिसमें आप सक्सेस रेशियो कितना देखते हो? अर्ली डिजीजेज में ज़्यादातर मरीज 80 to 90% पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। एडवांस टेक्निक से क्या फ़र्क आया है? सबसे बड़ा फ़र्क आया हमारे प्रिसीजन में और अब हम काफ़ी प्रिसाइज रेडिएशन देते हैं। નમસ્કાર, હેલ્થ ગ્રંથમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું માનસી. કોઈ શાકમાં સડેલો ભાગ હોય તો એને આપણે ચપ્પુથી કાઢી શકીએ છીએ, પણ શરીરની અંદર આવું કંઈ હોય તો શું તે શક્ય બને ખરું? ના, એવું શક્ય ન બને, પરંતુ હવે એ બધું જ શક્ય બની રહ્યું છે. અને તે કેવી રીતે? અને તે છે રેડિયેશન થેરાપી. ઇનવિઝિબલ ચપ્પુ જેને કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં કેન્સરના સેલ્સને મારવામાં આવે છે. આ જે રેડિયેશન થેરાપી છે તેને લઈને પણ કેટલાય લોકો છે કે જેના મનમાં અને તેમાં પણ કેન્સરના દર્દીઓ કે જે હંમેશા વિચારતા હોય છે કે આ રેડિયેશન થેરાપીથી તેમને કેટલી તકલીફ થાય છે, તેના પછી તેમના માટે આ સૌથી વધારે પીડાદાયક રેડિયેશન થેરાપી હોય છે. આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે આપણી સાથે આજે જોડાયા છે ડૉક્ટર સમીર બાથમ. ડૉક્ટર સમીર બાથમ, આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ માનસી. ડૉક્ટર સમીર બાથમ કે જેઓ રેડિયેશન ઓન્કોલોજીસ્ટ છે અને તેમની પાસે એટલો બહોળો અનુભવ છે કે જે કેન્સરના દર્દીઓ છે તેમને ખૂબ જ સરળતાથી તેઓ સમજાવી શકે છે કે આ રેડિયેશન થેરાપી છે શું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी बातें. कैंसर की हम जब भी बात करते हैं, किसी भी भाग में जब कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, वो कैंसर बन सकता है या ट्यूमर बन सकता है. ये शरीर के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. और जब ये मुंह के और गर्दन के हिस्सों को प्रभावित करते हैं, इस तरह के जो कैंसर्स डेवलप होते हैं इनको हम हेड एंड नेक कैंसर्स बोलते हैं. इसके ज़्यादातर लक्षण यूजुअली जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मुंह में भी अलग अलग हिस्से होते हैं. वो जिस हिस्से में है, अगर गाल में है तो गाल में आपको एक अल्सर जैसा दिख सकता है, नॉन हीलिंग अल्सर जैसा हो सकता है, या जीभ में कोई अल्सर हो सकता है, या गले में या उसके आसपास कहीं कोई गठान हो सकती है. इसके और भी काफ़ी हिस्से होते हैं. अगर स्वरपेटी की तरफ ये बीमारी है तो उसकी वजह से आवाज़ में चेंज, खाने पीने में तकलीफ़, ये कुछ इसके लक्षण हैं. खूब अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरह से हेड एंड नेक कैंसर होता है. अब आप इसके एक्सपर्ट हो, तो हेड एंड नेक कैंसर के एक्सपर्टाइजेशन के साथ साथ आपको इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली? जब हम MBBS करते रहते हैं इस टाइम पे, इन जनरल ऑन्कोलॉजी या जो कैंसर स्पेशलाइजेशन की फील्ड है, ये हमेशा से एक हमें एक थोड़ा सा हमेशा एक वो रहता है कि एक ये चैलेंजिंग फील्ड है. ज़्यादातर लोग ऑन्कोलॉजी को एक डिप्रेसिंग ब्रांच मानते हैं कि इसमें इतने आउटकम्स नहीं होते, बट एट द सेम टाइम ये बहुत चैलेंजेस में बहुत मिलते हैं. और यही एक चीज़ थी जो मुझे इसकी तरफ हमेशा इंस्पायर या मोटिवेट करती थी कि मैं कुछ ऐसा चैलेंजिंग चीज़ कर सकूं और उसमें कुछ चेंजेस अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा ला सकूं. बिल्कुल. एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, हेड एंड नेक कैंसर के सबसे मुख्य कारण क्या है, मुख्य लक्षण क्या है? जी, लक्षण तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, किसी तरह का अल्सर या गठान या आवाज़ में बदलाव, ये हेड एंड नेक कैंसर्स के कुछ लक्षण हैं. जब हम कारणों की बात करते हैं, और ख़ासकर हम भारत में होने वाला जो इस हेड एंड नेक का सबसे कॉमन कारण जो है वो हमारे यहाँ टोबैको रिलेटेड, खासकर गुजरात में जिस हिस्से में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, वो विश्व में सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स यहाँ पर होते हैं. हम लोग इस हिस्से को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम सौराष्ट्र या इस हिस्से की बात करें, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन किया जाता है और इससे होने वाले कैंसर्स सबसे ज़्यादा इसी हिस्से में होते हैं.
आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, रेडिएशन थेरापी के बारे में जो चर्चाएं होती है और जितने भी दर्दी है उनको, जो मरीज़ है उनको ये हमेशा लगता है कि ये जो शिकाई है वो हमें नहीं करवानी क्योंकि इससे हमें बहुत सारी तकलीफ़ होती है, तो ये जो मिथ है उसको आप कैसे दूर करना चाहोगे? जी आपने बिल्कुल सही कहा, रेडियोथेरेपी से या रेडिएशन थेरेपी से जुड़ी काफ़ी सारी अवधारणाएं, गलत धारणाएं, गलत फहमियाँ लोगों के बीच में होती हैं। हम पूरी तरीके से उनकी उसमें गलती नहीं कह सकते क्योंकि जो रेडिएशन थेरेपी थी वो पिछले कई सालों में काफ़ी बदल चुकी है। आज से कई सालों पहले तक जब बेसिक मशीनें या बेसिक टेक्निक्स थी रेडिएशन की, तब उनसे जो मरीज़ ठीक भी हो जाते थे वो कई बार लाइफ लॉन्ग रेडिएशन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट से सफ़र करते थे। बट मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। पिछले कई सालों में रेडिएशन थेरेपी जो है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। इसकी टेक्निक्स काफ़ी एडवांस जो हैं, आजकल हमारे पास काफ़ी एडवांस मशीनें, काफ़ी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी है जिनसे हम रेडिएशन से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स को काफ़ी हद तक कम कर पाए हैं। ये एक सबसे बड़ी अवधारणा या डर लोगों के मन में हमेशा रेडिएशन से जुड़ा रहा है। बट अब हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं, ऐसी मशीन्स हैं जिनसे हम इन तकलीफ़ों को, इन प्रॉब्लम्स को इस ट्रीटमेंट से जुड़े जो थे उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। जी, जितने भी हेड एंड नेक कैंसर के जितने भी मरीज़ हैं डॉक्टर समीर, अब उनको जो सर्जरी कर लेते हैं, रेडिएशन थेरापी आप उनको देते हो, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात आती है, ये तो एक फैक्ट है कि हर ट्रीटमेंट चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, हर ट्रीटमेंट से के साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क हमेशा होता है। जब मैं हेड एंड नेक रेडिएशन की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, इसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम उनको प्रिवेंट करें, उन्हें होने से ही रोकें, और उसमें सबसे ज़्यादा मदद करती हैं हमारी एडवांस टेक्निक्स। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी रेडिएशन थेरेपी काफ़ी एडवांस हो चुका है। पहले जो है काफ़ी ब्लंट टाइप का रेडिएशन होता था, मतलब जहाँ पर बीमारी है उसके आसपास के काफ़ी अनइन्वॉल्व जो नॉर्मल चीज़ें हैं बीमारी के अलावा भी, उन सभी हिस्सों में रेडिएशन जाता था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। पर आजकल जो हम एडवांस मशीनें और एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि IMRT करके एक टेक्निक होती है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी या VMAT या इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, ये सारी एडवांस ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी प्रिसाइज रेडिएशन दे पाते हैं, काफ़ी फोकस्ड रेडिएशन दे पाते हैं, जिनसे हम रेडिएशन से जुड़े लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर देते हैं। ये रहा प्रिवेंशन। जब बात आती है इनका मैनेजमेंट, मतलब जिनको हुए हैं, अगेन हमारे यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली इन हेड एंड नेक कैंसर्स की पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। जैसे कि उनका डाइट प्रॉपर, उनको हम हमारे ट्रीटमेंट के दौरान लगातार हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, उनको हम लगातार उनके टच में रखते हैं ताकि उनकी डाइट, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन रहे। उनको जब भी ट्रीटमेंट हो या साइड इफ़ेक्ट्स हो, उनको हम एक्टिवली इंटरवीन करके मेडिसिन वगैरह से इन सब से मैनेज करते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल ये कि हेड एंड नेक कैंसर के जितने भी मरीज़ हैं, उनकी जो सारवार की जाती है, उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें आपको सबसे बड़ी मुश्किल ही कौन सी आती है? यस, जैसा मैंने आपको बताया, हेड एंड नेक थोड़ा सा चैलेंजिंग साइट है बॉडी के बाकी के साइट्स में, क्योंकि यहाँ जब हम रेडिएशन देते हैं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट का एक पेशेंट का जो लुक होता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट, हर कोई अपने उस लुक के लिए कॉन्शियस होता है। और जब हम रेडिएशन देते हैं तो कई पेशेंट्स को रेडिएशन रिलेटेड स्किन इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से उनका स्किन का कलर चेंज होना या दाढ़ी मूंछ के बाल जाना, ऐसी चीज़ें पेशेंट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होती हैं। ये एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। हालांकि इसमें काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो आपके चेंजेस आप देख रहे हैं वो परमानेंट नहीं है और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएंगे। ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट ऑफ कोर्स पेशेंट का डाइट होता है। अल्टीमेटली हर किसी को जब भी आपका अगर स्पेशली अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं भी, डाइट हमारी एक बेसिक नीड होती है, और जब वो किसी भी वजह से अफेक्ट होती है तो पेशेंट थोड़ा सफ़र करते हैं। उस चीज़ में हम लोग
ध्यान रखते हैं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान ये चीज़ें पेशेंट्स को कम से कम परेशान करें, कम से कम परेशानी हो इन चीज़ों से रिलेटेड, ताकि पेशेंट की जो रेडिएशन की जर्नी है वो ईजी और कंफर्टेबल हो सके। जी डॉक्टर, जब आपने रेडिएशन की बात की है तो इतने सालों से आपने कितनी सारी रेडिएशन थेरापी, जितने भी मरीज़ हैं उनको आपने रिकवर करके घर पे भेजा है, तो आपकी पूरी जर्नी में एक ऐसा केस कि जो अभी तक आपको याद है? आपने मानसी बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। मुझे याद है आज से करीबन 10 साल पहले मेरे एक पेशेंट थे जिनको मुंह का एक एडवांस कैंसर, हम लोग जिसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, गले में जीभ के पीछे के हिस्से में उनको बीमारी थी और वो थोड़ा एडवांस कैंसर था। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही ट्रीट किया जाता है और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी प्रेफर नहीं करते। सो मेरे वो एक पेशेंट थे, उनकी चूँकि एडवांस डिजीज़ थी तो हमको उनको एग्रेसिवली ट्रीट करना था रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ, जो हमने शुरुआत की। और शुरू के 2-3 हफ्ते तो उनके कंफर्टेबल थे, बट जब उनको थोड़े ट्रीटमेंट रिलेटेड इशू आए तो वो काफ़ी डिप्रेस हो चुके थे। बट उस टाइम पे हमने उनको काउंसिल किया और उनको एक पुश मिला हमारे इस ट्रीटमेंट के दौरान और वो अपना पूरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इस ट्रीटमेंट के पहले उनका एक छोटा सा व्यापार था और जब वो इस पूरी चीज़ से निकल पाए तब उन्होंने अपने बिज़नेस को 10 टाइम्स बढ़ाया और उसके बाद भी वो आज भी मेरे से जब टच में रहते हैं और जब वो आज भी वो अपने उस स्ट्रगल को याद करते हैं, सो मुझे उनकी खुद की स्टोरी काफ़ी इंस्पायर करती है। एक टाइम ऐसा था जब वो ऑलमोस्ट गिव अप जैसा कर चुके थे और वो उस चीज़ से निकले। ऑफ कोर्स उनकी खुद की विल पावर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इस ट्रीटमेंट ना सिर्फ इस बीमारी को उन्होंने मात दी बल्कि एक सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने कि हम इस चीज़ से लड़कर कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं। सो वो मुझे उनकी स्टोरी हमेशा याद रहती है और इसीलिए आपको 10 साल पुरानी जो आपका केस जो आपने हैंडल किया था वो अभी तक आपको याद है जी। अब जो हेड एंड नेक कैंसर के जितने भी नए मरीज़ हैं जिनको अभी अभी पता चला है कि उनको ये कैंसर हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होंगे, उनके लिए आपको क्या कहना है? सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपको ये बीमारी पता चलती है कि आपको कैंसर हुआ है और ख़ासकर हेड एंड नेक कैंसर हुआ, सबसे पहले निराश मत होइए। डरना घबराना ये एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये लगना स्वाभाविक है, बट सबसे पहले एक एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से आप मिलिए, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट से आप मिलिए और उसकी जो वो आपको जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट में गाइड करते हैं कृपया उसी की सलाह फॉलो कीजिए। हमारे यहाँ इंडिया में एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कल्चर है कि हम अपने आसपास इतने लोगों से घिरे होते हैं और हम लोग कई बार जो एक्चुअली हमें जो चीज़ माननी चाहिए उसको ना मानते हुए आसपास के लोगों की सलाह या उनके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो मेरा सबसे पहला कहना तो हमेशा यही होता है कि हमेशा अपने एक एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपको वो जैसी सलाह दे रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, जिस तरह के वो आपको टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आजकल इस तरह की बीमारियों का एक पूरा ट्रीटमेंट और एक टीम में ट्रीटमेंट किया जाता है और स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती हैं उनसे जैसे हम लोग भी यहाँ पर वही फॉलो करते हैं। सो आप उनको फॉलो कीजिए। आपके मन में जो सवाल हैं आप ओपनली अपने डॉक्टर से पूछिए बजाय किसी और से जिसको इस चीज़ का उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा हो सकता है। सो हमेशा अपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जो सलाह है उसको ही फॉलो कीजिए। जी, रेडिएशन थेरापी को लेकर इतने पिछले कई सालों में आप कौन सी बड़ी प्रगति देख रहे हो? कितनी झड़प से ये बातें और उसमें भी जितने भी लोग हैं उनके मन में वो हमेशा रहता है कि ये जो सिकाई है ये हमें मार डालेगी उसको कैसे बदलना चाहोगे? वही जैसा मैंने आपको बताया, जब आज से लगभग 18 साल पहले मैं रेसिडेंसी में मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी रेडियोथेरेपी में, तब हमारे पास भारत में ओवरऑल रेडिएशन की उतनी आधुनिक मशीनें नहीं थी। उस टाइम पे कोबाल्ट मशीनों से हम ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज किया करते थे, जिनमें पेशेंट ठीक तो हो जाते थे पर उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे। बट इतने सालों में अब हमारी टेक्निक्स मशीन्स काफ़ी इवॉल्व हो चुकी हैं। आजकल हम काफ़ी एडवांस जो हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और हम लोग आने वाले कई सालों में काफ़ी और भी ऐसी तरक्की देखेंगे जो ऐसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में हमारी काफ़ी मदद करने वाली है। ओके,
उसी के साथ एक ये क्वेश्चन भी होता है कि जो रेडिएशन थेरापी है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स की आपने बात की पहले के समय में और अभी के टाइम में, जी। उसको क्योर करने में कितना टाइम लगता है और जितने भी मरीज़ हैं उनको आपको क्या कहना है? जैसा मैंने आपको बताया, जब पहले हम लोग साधारण रेडिएशन कोबाल्ट मशीनों पे दिया करते थे तो उसमें प्रॉब्लम यही थी कि कई पेशेंट्स लगभग लाइफ लॉन्ग रेडिएशन ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट सफ़र करते थे। आजकल ज़्यादातर मरीजों को ट्रीटमेंट से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के बाद कुछ 1-1.5 महीने तक ज़्यादा परेशान करते हैं, बट उसके बाद उनका एक ग्रेजुअल हम चेंज देखते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो लगभग 2 से 3 महीने में अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो पोस्ट ट्रीटमेंट रीहैब है उस पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी रहे। तो डॉक्टर समीर, हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा कौन सा एरिया है कि उसमें सबसे पहले रेडियोथेरेपी से ही सारी चीज़ें क्योर की जा सकती है? ये भी मानसी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। जब हम इन जनरल हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करते हैं तो लगभग 70% केसेस, चाहे वो किसी भी हेड एंड नेक के कैंसर्स हों, वहाँ पर रेडिएशन का रोल होता है। बट अगर मैं कुछ खास कैंसर्स की बात करूं, जैसे हम लोग जो फेरेंजियल कैंसर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जीभ के पीछे का हिस्से का कैंसर, टॉन्सिल का कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर और नेजोफेरेंजियल कैंसर, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जहां पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली रेडिएशन होता है। हालांकि अगेन इसके भी एक पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि अगर पेशेंट वो क्राइटेरिया में फिट होता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से ही पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। स्वर पेटी का जो मैंने आपको कैंसर बताया वो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्यूरेटिव 2 ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, सर्जरी और रेडिएशन, स्वर पेटी के काफ़ी सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर पेशेंट्स को हम रेडिएशन ना करके सर्जरी करें तो उसमें कई बार उनकी स्वर पेटी या कुदरती जो नेचुरल वॉइस है वो लूज़ हो सकती है। वहीं अगर ऐसे पेशेंट्स को, ऑफ कोर्स पेशेंट का एक क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल करते हैं, एक सिलेक्शन का वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, उन पेशेंट्स की हम कुदरती आवाज़ को बचाते हुए उस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और यही जो आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि बिना किसी चाकू के या बिना किसी उसको निकाले हुए जो रेडिएशन का सबसे मैजिकल इफेक्ट हम इसी में देखते हैं, और इसको हम लोग ऑर्गन प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बिना उस अंग को गंवाए हुए उस कैंसर को मिटाना, ये खासकर इस तरह के कैंसर्स में रेडिएशन की मदद से संभव हो पाता है। बिल्कुल। रेडिएशन थेरापी जिसमें आप सक्सेस रेशियो कितना देखते हो? मानसी, ये ज़्यादातर निर्भर करता है बीमारी की स्टेज पर और बीमारी की टाइप पर। इनको हम यूजुअली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ अर्ली कैंसर्स होते हैं और कुछ लोकली एडवांस कैंसर्स होते हैं। अर्ली या शुरुआती कैंसर्स में अगर बीमारी सही टाइम पर पकड़ में आ चुकी है तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से, वो सर्जरी भी हो सकता है, वो रेडियोथेरेपी भी हो सकता है, वो कीमोथेरेपी और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से अर्ली डिजीजेज में ज़्यादातर मरीज 80 to 90% पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो जाते हैं। वहीं लोकली एडवांस डिजीजेज में ये लगभग जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है और ऑलमोस्ट 50 to 60% जैसा रह जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकें, अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन पे, इसलिए हमेशा हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या फोकस रहता है। अगर जल्दी बीमारियों को पकड़ा जा सकता है तो उससे जल्दी छुटकारा भी पाया जा सकता है। और खूब अच्छी तरीके से डॉक्टर समीर बाथम आपने हमें समझाया कि रेडिएशन थेरापी को लेके जितने भी मरीज़ हैं उनके दिलो दिमाग में जो मिथ था उसे आपने दूर किया है। अगर आपको रेडिएशन थेरापी के बारे में एक शब्द कहना है तो क्या कहेंगे? अगर मैं आज के परिवेश की बात करूं तो वो है प्रिसीजन, एक्यूरेसी। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्चुअली डॉक्टर बनना भी मैं वॉज नॉट प्लान ए। मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बट वो नहीं कर पाया, बट प्लान बी वॉज टू बिकम अ डॉक्टर और मैं फाइनली डॉक्टर हूँ। प्लान सी वॉज नेवर देयर। कोई एक फिल्म और किताब जो आपको मोटिवेट करता है? लक्ष्य मूवी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है और मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो डॉक्टर समीर बाथम, आप हेल्थ ग्रंथ में आए और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। તો ડૉક્ટર સમીર પાથમ સાથેની વાતચીતમાં આપણે જાણ્યું કે રેડિયેશન થેરાપી કે જે કેન્સરની સારવારમાં એક મજબૂત હથિયાર બનીને લડત આપે છે, તો આવા જ નિષ્ણાંતો અને આ નિષ્ણાંતોની સાથે સાથે તેમની કેટલીક ટિપ્સ, તેમની કેટલીક વાતો, એ બધું જ આપને એક જ પ્લેટફોર્મ પર મળશે અને એ છે હેલ્થ ગ્રંથ। તો હેલ્થ ગ્રંથની આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।